हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम सेक्शन 5 शुरू करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर का। और सेक्शन 5 में जो क्वेश्चंस हैं वो 4 मार्क्स के हैं। इसका मतलब है आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट है, राज वुड बी ऑफन टॉकिंग टू हिमसेल्फ। ऑन क्वेश्चनिंग ही वुड स्टेट दैट देयर आर पीपल अराउंड हिम whom he could see and hear when there was no one else around. Identify and describe the symptoms of schizophrenia. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इन्होंने बहुत इजी एक तरीके से कर दिया है, क्योंकि इन्होंने प्रॉब्लम का नाम पहले ही बता दिया है कि स्किज़ोफ्रेनिया है। प्रॉब्लम कैसे है? राज एक लड़का है जो मतलब आप उसको देखो तो वो आपको हमेशा किसी से बात करता हुआ ही दिखाई देता है, जबकि उसके आसपास कोई भी नहीं होता है। तो अगर उससे कोई पूछे कि वो किस से देख के बात कर रहा है, क्या उसको क्या किस से बात कर रहा है, वो उसके आसपास तो कोई है नहीं, तो वो बोलता है कि उसको सुनाई भी देते हैं लोग और दिखाई भी देते हैं, जो कि उसके आसपास नहीं होते तब भी। तो अगर ये क्वेश्चन होता है कि आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको स्किज़ोफ्रेनिया आइडेंटिफाई करना पड़ता है, पर इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो आपको सिर्फ इसके सिम्टम आइडेंटिफाई करने हैं, तो बहुत ही ईजी हो जाता है सिम्टम। जब हम स्किज़ोफ्रेनिया में जब कोई चीज़ हमें नज़र आती है एक्स्ट्रा, जैसे जो चीज़ नहीं है, जैसे इसको लोग नज़र आ रहे हैं आसपास जिनसे ये बात कर रहा है, जो कि नहीं है इसके आसपास, तो वो एक एडेड ऑन फीचर है। एडेड ऑन मीन्स के कोई चीज़ नहीं है और वो उसको दिख रही है, तो ये पॉजिटिव सिम्टम में आता है, नेगेटिव में नहीं आता है। ये आता है पॉजिटिव सिम्टम। स्किज़ोफ्रेनिया का एक पॉजिटिव सिम्टम होता है, एक नेगेटिव सिम्टम होता है। नेगेटिव में यूजुअली क्या हो जाता है, लॉस ऑफ फीलिंग्स हो जाती है, फ्लैट इफेक्ट होता है, तो उसमें कम हो जाती हैं चीज़ें, हमारे अंदर से रिड्यूस हो जाती है, स्पीच कम हो जाती है, हमारे अंदर से चीज़ें रिड्यूस हो जाती है, तो वो नेगेटिव सिम्टम होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम का मतलब है जब ऐड ऑन हो रही है, चीज़ें नज़र आ रही हैं, बिहेवियर में कुछ ऐड ऑन हो रहा है, तो ये पॉजिटिव सिम्टम है। प्लस अगर उनको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसको राज को चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लोग दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, तो ये क्या है? तो ये हेलुसिनेशंस है। हेलुसिनेशन जो कि एक बहुत बड़ा सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया जैसी प्रॉब्लम का। तो उसको हेलुसिनेशंस हो रही हैं। हेलुसिनेशंस में एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होता, फिर भी दिखाई देता है। और किस तरह की हेलुसिनेशंस हो रही हैं? क्योंकि वो देख रहा है, लोगों को सुन रहा है, तो ऑडिटरी और विजुअल दोनों तरह की हेलुसिनेशंस हो रही हैं। और इसमें आप दूसरे सिम्टम्स भी लिखोगे, अदर टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन, जैसे कि टेक्टाइल होती है, जब बर्निंग सेंसेशन या टिंगलिंग सी फील होती है स्किन में। सोमैटिक हेलुसिनेशंस होती हैं जब हमें लगता है कि हमारी बॉडी में कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है। विजुअल्स वो तो विजुअल तो हमने लिखी दी है इसमें। फिर गस्टेटरी होती है। गस्टेटरी हेलुसिनेशंस में क्या होता है, जब हमें टेस्ट अजीब सा आने लग जाता है खाने का। ऑल फैक्ट्री में जब हमें स्मोक या पॉइजन नज़र आता है, स्मोक नज़र आती है, स्मेल कर रहे हैं, जैसे हम स्मोक या पॉइजन स्मेल कर रहे हैं। तो ये सारे हेलुसिनेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं जो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि ये 4 मार्क्स का है, तो आपको इसमें ज़्यादा ज़्यादा लिखना है, एटलीस्ट 8 to 10 लाइन्स। इसी का एक दूसरा ऑप्शन भी इन्होंने दिया हुआ है, बी पार्ट, जिसमें ये कह रहे हैं कि अमन इज एन 8-year-old। अमन एक 8 साल का बच्चा है। हु हैज़ प्रोफाउंड डिफिकल्टी इन रिलेटिंग टू अदर पीपल। Often he is found to be unresponsive to other people's feelings and exhibit stereotypical patterns of behavior. Identify the disorder and describe its feature. अब देखो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है डिसऑर्डर और उसके फीचर्स डिस्क्राइब करने हैं। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं कि एक 8 साल का बच्चा है जो दूसरों के साथ रिलेट नहीं कर पाता। जब उससे कोई बात करता है तो वो उसकी तरफ देखता नहीं, उससे वो रिस्पॉन्स नहीं देता है, फीलिंग्स नहीं समझता है लोगों की। एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो वो शो कर रहा है। ये कौन से डिसऑर्डर का है? तो ये इस तरह का आपको याद आ रहा होगा कि ऑटिज्म एक डिसऑर्डर होता है, जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं, जो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में आते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि जो बच्चों को ये डिसऑर्डर्स होते हैं, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं दूसरों के साथ, जब बात करते हैं देख नहीं पाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो उसमें आपको और भी फीचर्स बताने हैं इसके अलावा जो इसमें बताया हुआ है। आप उसमें लिख सकते हो कि उनका जो डेली रूटीन, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर रूटीन।
तो ये वो बच्चे होते हैं जैसे जिनसे बात नहीं करी जाती है लोगों से, वो ये दूसरों के इमोशंस नहीं समझ पाते हैं, इनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, स्पीच में प्रॉब्लम आती है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव या डेविएंट स्पीच पैटर्न्स भी दिखाते हैं। तो इसमें आपको इनके जैसे कि 4 मार्क्स का है, तो एक नंबर आपका इसमें होगा आइडेंटिफाई करने का, और बाकी जो 3 मार्क्स हैं वो होंगे इसके फीचर्स बताने के। तो आप कोई भी 3 फीचर्स बता सकते हो, जैसे दे शो abnormalities इन कम्युनिकेशन, दे नेवर डेवलप अ नॉर्मल स्पीच, दे हैव रिपीटेटिव और डेविएंट पैटर्न, दे शो नैरो पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट। इस तरीके से आप इसमें 3 फीचर्स और भी बता सकते हो। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। रॉबिन इज टेरिबली अफ्रेड ऑफ स्नेक्स. His phobia has made him so dysfunctional that he had to take a long leave from his job at local zoo. This happened when he heard that a new snake enclosure would soon open. Identify the therapeutic technique that will help Robin deal with this problem. Explain its process. तो इन्होंने सीधा सीधा प्रॉब्लम बता दी है कि उसको फोबिया की प्रॉब्लम है स्नेक से, और वो इतनी ज़्यादा है कि उस वजह से उसने अपनी जो जॉब है 1 हफ्ते से वो जॉब पे नहीं जा रहा है, क्योंकि उसने सुना है जहाँ वो जू में वो काम करता है, तो उसने सुना है कि वहाँ पे एक नया स्नेक एनक्लोजर आएगा जिसको खोलेंगे, तो अब डर के मारे वो जॉब पे नहीं जा रहा है। तो इतना ज़्यादा फोबिया है। तो फोबिया से थेराप्यूटिक टेक्निक जो बेस्ट है फोबियाज के लिए वो हमने पढ़ी हुई है। सबसे बेस्ट टेक्निक यहाँ पे जो आती है वो आ जाती है सिस्टमैटिक सेंसिटाइजेशन, डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो टेक्निक होती है, सेंसिटाइजेशन जो फोबियाज को क्योर करने के लिए होती है, और उसमें कैसे करते हैं उसका प्रोसेस बताना है। तो 1 नंबर आइडेंटिफिकेशन का हो गया नाम के। प्रोसेस क्या होता है उसमें आपको थेरेपिस्ट पहले लिस्ट करने के लिए बोलता है कि आपको एक हायरार्की बनानी है। आप जिस चीज़ से आपको सबसे कम डर लगता है सबसे पहले वो आएगा, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा धीरे 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 आपने उस हायरार्की में अपने सबसे ज़्यादा वर्स्ट फियर को लिखना है सबसे नीचे। तो लीस्ट से शुरू करते हुए एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन सबसे लीस्ट जो है उससे शुरू करते हुए आपने नीचे तक पूरी लिस्ट जितनी भी आपने लिखोगे, जितनी भी आप लिस्ट में लिखोगे वो सारी चीज़ें लिखनी है जिससे आपको एंजाइटी होती है, और लास्ट में सबसे ज़्यादा वो वाली लिखोगे जिससे सबसे ज़्यादा होती है। तो यह एक असेंडिंग ऑर्डर में बनेगी। उसके बाद एक रिलैक्सेशन प्रोसीजर वो आपको सिखाता है। तो पहले तो लिस्ट बनती है, फिर रिलैक्सेशन प्रोसीजर सिखाया जाता है जिसमें वो आपको अपने मसल्स को कैसे रिलैक्स करना है वो टेक्निक बताता है। रिलैक्सेशन में क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या है सेंसिटाइजेशन डिसेंसिटाइजेशन का, कि जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारी एंजाइटी कम हो जाती है। तो रिलैक्सेशन प्रोसीजर सिखाया जाता है, मसल रिलैक्सेशन प्रोसीजर, और फिर धीरे धीरे आपको बोला जाता है कि पहले आप सबसे कम लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन को इमेजिन करो, कि जिसको आप सोच के आपको बहुत कम डर लगे। तो सपोज अगर ये स्नेक से डरता है तो ये सोचेगा कि मैं जू में काम कर रहा हूँ और मेरे से बहुत दूर पे एक स्नेक्स का एक पूरा क्लस्टर है जो कि एक एनक्लोजर में बंद है, उसको सोच के इसको बहुत कम एंजाइटी होगी। फिर धीरे धीरे वो बोलेगा अब एंजाइटी बढ़ाते जाओ, तो नेक्स्ट सिचुएशन में वो क्या सोचेगा कि वो जो एनक्लोजर है वो थोड़ा सा ओपन हो गया है जिसमें से स्नेक बाहर निकल गए हैं, लेकिन वो अभी भी एक ग्राउंड के अंदर फेंस के अंदर ही हैं। ऐसे करते करते वो अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा फियरिंग बनाता जाएगा, और साथ साथ उसको रिलैक्सेशन करने के लिए बोला जाएगा। तो एंजाइटी होगी उसको, फिर उसको रिलैक्सेशन करवाएंगे जिससे वो एंजाइटी कम होगी, फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर एंजाइटी होगी, फिर रिलैक्सेशन। तो ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनिबिशन, जो ये बोल रहा है कि रिलैक्सेशन और एंजाइटी दोनों एक दूसरे के उल्टा है। अगर आप रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करोगे तो आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। उस टेक्निक को यूज करके सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के थ्रू हम ये फोबिया कम कर सकते हैं। तो ये आपने इसमें पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज जैसे आप लिखो एक्सप्लेन करो, लेकिन आपने स्टेप्स ठीक लिखने हैं। तो स्टेप्स में पहले वही होता है कि पहले आप हायरार्की बनाते हो, फिर रिलैक्सेशन प्रोसीजर होता है आपको सिखाया जाता है, फिर आपको सोचने के लिए बोला जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम लीस्ट एंजाइटी वाली सिचुएशन, देन यू हैव टू गो बियॉन्ड टिल योर वर्स्ट, और साथ साथ आपको रिलैक्सेशन टेक्निक कराई जाती है। प्रिंसिपल का नाम लिखना नहीं भूलना आपने इसमें। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। Radhika was fond of junk food and ate it too often. However, she always felt guilty as she knew junk food was harmful for her health and wanted to give it up.
एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट विल लीड टू चेंज इन आवर एटीट्यूड। ये बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है जो आजकल के टाइम पे बहुत सारे लोग फेस भी करते हैं कि वो जंक फूड खाते हैं लेकिन उनको अंदर ही अंदर पता है कि ये ख़राब है उनके लिए, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो कौन सा प्रोसेस है जो उनके उसके एटीट्यूड को चेंज कर सकता है, वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस डिस्कस करेंगे हम, जो लियोन फेस्टिंजर का कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस का। कॉग्निटिव डिसोनेंस में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे अगर हमारा एटीट्यूड और हमारी जो बिहेवियर है वो आपस में अगर कॉन्सोनेंट नहीं होते हैं, कॉन्सोनेंट का मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो हमें कॉग्निटिव डिसोनेंस फील होता है। मतलब हम सोचते कुछ हैं करते कुछ हैं। जैसे अब यहाँ पे हम राधिका का एग्जांपल ले लेते हैं। ये मानती है कि जंक फूड हार्मफुल है लेकिन ये उसको खाती है फिर भी। तो इसका मानना और इसका बिहेवियर जो शो कर रहा है वो टोटली अलग है, डिसोनेंस है। मतलब कॉन्सोनेंट नहीं है, डिसोनेंट है। तो इस केस में फेस्टिंजर क्या बोलते हैं कि या तो आप अपना कॉग्निशन 1 चेंज करते हो या 2। कॉग्निशन 1 क्या है कि जंक फूड जो है वो हार्मफुल होता है। कॉग्निशन 2 क्या है कि वो उसको छोड़ नहीं सकती। तो या तो वो उसको हार्मफुल मानना बंद करे या उसको वो खाना छोड़े। तो अब इस केस में अगर उसको छोड़ना है खाना तो उसको अपना कॉग्निशन 2 चेंज करना है, यानी कि उसको खाना बंद करना है। तो खाना बंद करेगी तभी उसके दोनों चीज़ों में कॉन्सोनेंट आएगा। मतलब उसकी थिंकिंग, एटीट्यूड और उसके बिहेवियर में कॉन्सोनेंट आएगा। तो उसको ये अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो मानती है कि वो हार्मफुल है इसलिए वो उसको खाना बंद करेगी, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। मतलब दोनों चीज़ें, मतलब दोनों कंपोनेंट जो है आपके एटीट्यूड के, वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। आपने बोला वो हार्मफुल है और आप उसको नहीं खाते हो तो वो एकदम सही है, कॉन्सोनेंट है, कंसिस्टेंसी है। लेकिन अगर आप उल्टा कर रहे हो तो आपको दोनों में से एक कॉग्निशन चेंज करना है। इस केस में इसको अपने खाना, जंक फूड खाने की आदत, बिहेवियर को चेंज करना है। ठीक है। तो हर कोई अपनी कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है, वैसे ही राधिका भी करेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है आपके इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रीजंस दैट पीपल जॉइन ग्रुप्स। लोग ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं, आपने उसके रीजंस बताने हैं। एक वैसे तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी डाल सकते हो। तो ग्रुप हम क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होती है, हमें सिक्योरिटी फील होती है, हमें लगता है कि हम सिक्योर हैं क्योंकि हमारे आसपास लोग हैं। कुछ कुछ लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, क्योंकि आइसोलेशन में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, और कुछ अपने सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ये सारे रीजंस आप इसमें लिख सकते हो। ये सब पॉइंट्स आपके बुक में भी दिए हुए हैं, तो ये सब पॉइंट्स इसमें आएंगे व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स में। अब आपके पेपर का लास्ट सेक्शन आता है, सेक्शन 6, जो कि 6 मार्कर क्वेश्चंस है। और 6 मार्कर मीन्स डिटेल्ड आंसर चाहिए, एग्जाम्पल्स होने ज़रूरी हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत ढंग से होनी चाहिए। 6 मार्कर है तो एटलीस्ट आपको इसमें 12 to 15 लाइंस और मोर लिखनी ज़रूरी है। लेकिन लाइंस का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें कुछ भी लिख दो, आपको टू द पॉइंट आंसर्स भी लिखने होते हैं, हाईलाइट करने होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है जैसे, तो पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट आपने पहले समझाना है, पर्सनालिटी की डेफिनेशन लिखनी है, जो आप बुक में से लिख सकते हो कि पर्सनालिटी जो है इट रेफर्स टू आवर कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस ओवर टाइम। तो ये आपकी यहाँ पे तो पहले वो आ जाएगी, पर्सनालिटी क्या चीज़ होती है। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक वेज होते हैं, जो कुछ चीज़ें हमारे पर्सनालिटी में स्टेबल होती हैं, तो ये आप लिखोगे। लेकिन कल्चरल अप्रोच में उसको आपने आगे डिस्क्राइब करना है। कल्चरल अप्रोच टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी, मतलब कल्चर पर डिपेंड होकर हम पर्सनालिटी को कैसे समझते हैं। तो कल्चर यानी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है जिसकी पर्सनालिटी को आप पढ़ रहे हो, उसको इन रिलेशन टू इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट और उसका कल्चरल एनवायरनमेंट दोनों को रिलेट करते हुए हमें देखना होता है। जहाँ वो रहता है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, वहाँ पे किस तरह की अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कैसी है,
व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हैं वहाँ के लोगों की, रिचुअल सेरेमनीज हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर जैसे चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में मैंने बोला, तो उसमें वो किस तरीके से अपने बच्चों को सोशलाइजेशन करवाते हैं, इसमें आपको बिरहोर सोसाइटी का एग्जाम्पल देना है ताकि आपका आंसर जो है वो कंप्लीट लगे। तो हमने बिरहोर सोसाइटी का एग्जाम्पल पढ़ा था कि वो एक ऐसा मतलब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे छोटी ही एज में बच्चों को एक फ्रीडम दे दी जाती है कि वो फॉरेस्ट में मूव अराउंड करें, अपने आसपास के फॉरेस्ट को जाने ताकि वो हंटिंग सीख सकें। तो उनको बचपन से ही इंडिपेंडेंट बनाने का शुरू से ही एम होता है उनके पेरेंट्स का कि इनको इंडिपेंडेंट बनाना है ताकि हंटिंग कर सके, तो उनको छोड़ दिया जाता है घूमने के लिए फॉरेस्ट में। वही अगर हम एग्रीकल्चर, इसी को कंपेयर करो दूसरे कल्चर में, एग्रीकल्चरल जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे कैसी होती है सोशलाइजेशन, वहाँ पे ओबीडियंट बनाया जाता है, यंगस्टर्स को नर्चर किया जाता है, उनकी ड्यूटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। और साथ में अगर आप उसी को कंपेयर करो अर्बन एरिया की सोशलाइजेशन में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रखा जाता है बच्चों को, बड़े होने तक उनको, उनकी केयर जो है पेरेंट्स ही करते हैं, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से आप कल्चर्स को आपस में कंपेयर करके इस आंसर को डिस्क्राइब कर सकते हो कि कल्चर के थ्रू पर्सनालिटी को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी का दूसरा ऑप्शन जो है 30, क्वेश्चन 30 का बी पार्ट, हाउ डज बिहेवियर एनालिसिस हेल्प अस इन असेसिंग पर्सनालिटी, एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ बिहेवियर एनालिसिस विद देयर लिमिटेशंस। तो सिंपल सी चीज़ पूछ रहे हैं कि बिहेवियर से हम कैसे पर्सनालिटी का पता कर सकते हैं। बिहेवियर एनालिसिस में हमने पढ़े थे, बहुत सारे मेथड हमने पढ़े थे, जैसे आप किसी से इंटरव्यू ले सकते हो, किसी को ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी के ऊपर आप सिचुएशनल टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, रेटिंग्स दे सकते हो, नॉमिनेशंस करवा सकते हो। तो आप बहुत तरीके से बिहेवियर एनालिसिस कर सकते हो। बिहेवियर एनालिसिस से हम इंफॉर्मेशन जान सकते हैं किसी की पर्सनालिटी के बारे में, उससे डायरेक्टली ले सकते हैं, उसके जानने वाले लोगों से ले सकते हैं। तो इसमें आप जो टेक्निक डिस्कस कर सकते हो वो कोई भी हो सकती है जो हमने पढ़ी है, जैसे इंटरव्यू पढ़ा है हमने तो उसको डिस्कस करो और उसकी लिमिटेशंस करो, या फिर ऑब्जर्वेशन, कोई भी दो करनी है आपको तो कोई भी दो ले सकते हो आप। इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, रेटिंग्स हो गई, नॉमिनेशंस हो गए, सिचुएशनल टेस्ट हो गए, ये सारे बिहेवियर एनालिसिस के ही मेथड्स हैं जिसमें आप उनको एक्सप्लेन भी करोगे और उनकी लिमिटेशंस भी बताओगे। तो आपने उसको यहाँ पे इस तरह से लिखना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 31, राज एंड रघु आर एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन ऑफ हाईली सक्सेसफुल डॉक्टर पेरेंट्स। मतलब ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स जो है वो हाईली सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं। वाइल राज इज देयर बायोलॉजिकल चाइल्ड, रघु इज एन अडॉप्टेड वन। अब राज उसमें से तो उनका रियल सन है और रघु अडॉप्टेड है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी इन देयर इंटेलिजेंस। तो अब अगर ये अडॉप्टेड है रघु, तो फिर भी क्यों इन दोनों की इंटेलिजेंस में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, बिकॉज ऑफ देयर डॉक्टर पेरेंट्स। मतलब पेरेंट्स और बच्चों में इतनी सिमिलैरिटीज़ कैसे है। राज में क्यों है वो तो हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल है, लेकिन रघु में क्यों है फिर। वट टाइप ऑफ टेस्ट वुड यू सजेस्ट टू असेस देयर इंटेलिजेंस, आप किस चीज़ से उनकी इंटेलिजेंस चेक करोगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर भी बहुत अच्छा है, बहुत जनरल है कि जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि इंटेलिजेंस भी जो है उस पर भी नेचर और नर्चर दोनों का ही इन्फ्लुएंस होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजिकली ही इंटेलिजेंस डिपेंड होती है। नेचर वर्सेस नर्चर जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही इन्फ्लुएंस यहाँ पे बताओगे आप। वो जो 50% हमने उसमें पढ़ा था, 50% चांसेस होते हैं कि हेरिडिटी के ऊपर जाएं और 50% होता है कि हमारा एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो वो यहाँ पे आप कोरिलेट करते हुए लिखोगे कि इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, वो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। फिर इसमें आपने एक टेस्ट का नाम भी बताना है, तो आप कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम बता सकते हो। जैसे आपकी बुक में रेवेंस का दिया हुआ है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, आप वो उसका एग्जांपल लिख के बता सकते हो कि हम वो वाला टेस्ट इसमें एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका ही दूसरा ऑप्शन है, as a student of class 12th, you wish to score very high marks in your board examination. You start planning for the same by attending classes regularly, taking notes, setting study targets, etc.
आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विच इंक्लूड्स प्लानिंग एज एन एसेंशियल फीचर। तो आप जैसे आपका एग्जांपल लेके ये बोल रहे हैं कि आपने बहुत स्टार्टिंग में प्लानिंग करी होगी कि मैं अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, मुझे तो पहले क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है, नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं, सेल्फ स्टडी करनी है, उसके टारगेट रखे होंगे आपने। तो ये जो प्लानिंग आपने करी है, ये बोल रहे हैं कौन सी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर प्लानिंग को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गया है। तो प्लानिंग वाला आपको पास मॉडल याद आ गया होगा, PASS, प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि JP दास, जैक नेग्लेरी और कर्बी का है। वो मॉडल आपने यहाँ एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इन्होंने बोला आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द थ्योरी। तो आपने वो थ्योरी बतानी है, पास मॉडल थ्योरी आइडेंटिफाई करनी है और उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो उसमें आप उसके सारे स्टेजेस एक्सप्लेन करोगे, प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग, ये स्टेजेस आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है। इसमें आप इस मॉडल को डायग्राम के साथ और प्लस एग्जाम्पल दे के समझाओगे, और क्योंकि ये 6 मार्कर है तो आपने इसको थोड़ा डिटेल में बताना है, और हेडिंग्स को अंडरलाइन करना ज़रूरी है, एग्जाम्पल देने ज़रूरी हैं, और डायग्राम्स जहाँ जहाँ पे आप बना सको वो ज़रूरी है बनाना। और जो स्लो लिखते हैं वो लोग अगर उल्टा पेपर स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइमिंग कम पड़ जाता है। तो उन लोगों को जैसे लास्ट पोर्शन से शुरू करें, पहले 6 मार्कर से, फिर उसके बाद 4 मार्कर पे जाएं, फिर 3 मार्कर पे। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग, जिनको टाइम हमेशा कम पड़ जाता है लिखने में। और अगर आप टाइम प्लान करके लिख सकते हो तो आप अपना पेपर शुरू से सीक्वेंस में भी कर सकते हो। तो हमने ये पेपर अब पूरा डिस्कस कर लिया है, आपका जो 2021 का सैम्पल पेपर है साइकोलॉजी का। तो ये आप मेरी वीडियोस में देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।